दोस्तों, सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दिल्ली से जारी हुए एक बड़े फैसले के बाद सीमा पर हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बॉर्डर के संवेदनशील इलाकों में गतिविधियां बढ़ गई हैं और कई ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्होंने सीमा पार बैठे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्या है वह फैसला जिसने अचानक पूरे क्षेत्र का माहौल बदल दिया? क्यों सीमा से जुड़ी घटनाएं अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी हैं? और क्या आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, कल यानी 7 जून को दोपहर ठीक 2 बजे दिल्ली से एक बड़ा और कड़ा आदेश जारी हुआ था। इस आदेश में साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि बांग्लादेश सीमा पर जो भी लोग कंटीले तारों की फेंसिंग को तोड़ रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनसे अब उन्हीं की भाषा में निपटा जाए। और इस कड़े आदेश के कुछ ही घंटों बाद आज सुबह बॉर्डर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। सरहद से सटे 5 गांवों से अचानक 1200 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं और सीमा पार के इलाकों में भयंकर हड़कंप मच गया है। असल में दोस्तों, पिछले कई दिनों से बांग्लादेश लगातार भारतीय सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों द्वारा लगाए जा रहे कंटीले तारों को तोड़ रहा था। वहां की भीड़ और कुछ उपद्रवी तत्व हर रात सरहद पर आते, पथराव करते और भारत की सुरक्षा फेंसिंग को नुकसान पहुंचाकर वापस चले जाते थे। लेकिन जब यह खबर दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची तो उन्होंने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को एक ऐसा खुफिया और कड़ा आदेश दिया जिसने पूरी सरहद का नक्शा ही बदलकर रख दिया। आदेश मिलते ही सीमा पर कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात सरहद के पास के गांवों से अचानक 1200 बांग्लादेशी गायब हो गए। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है और सीमा पार के हुक्मरानों में खलबली मच गई है। इस बड़ी घटना के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने घबराकर भारत पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि इन 1200 लोगों के अचानक गायब होने के पीछे भारत की सेना और हमारी बीएसएफ का हाथ है। अब आप खुद सोचिए, खलीलुर रहमान वही नेता हैं जिन्हें अभी कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन के 81वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया है। और जैसे ही इनके हाथ में यूएन की यह बड़ी कुर्सी आई, उन्होंने भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक तरफा प्रस्ताव पारित करवा दिया। इस प्रस्ताव में भारत से कहा गया कि वह बांग्लादेश सीमा पर चल रहे फेंसिंग के काम को हर हाल में तुरंत रोक दे। जब भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पक्षपातपूर्ण आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया तो सीमा पार से खतरनाक खेल शुरू किया गया। वहां के कुछ तत्वों ने स्थानीय लोगों को उकसाया और हमारी सरहद पर लगी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वे सोच रहे थे कि भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव में पीछे हट जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना आज के नए भारत से है। लेकिन भाइयों, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरे विवाद के पीछे एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश छिपी हुई है जो सीधे हमारे देश के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी चिकन नेक से जुड़ी है। अमित शाह के कड़े रुख के बाद जो घुसपैठिए पहले बंगाल और बांग्लादेश की सीधी सीमा से भारत में घुसने की कोशिश करते थे, उन्होंने अब अपना रास्ता बदल लिया है। वे अब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले बेहद पतले रास्ते यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने इस पूरे चिकन नेक इलाके की सुरक्षा की कमान सीधे भारतीय सेना के हवाले कर दी है। देश के जवान अब दिन रात वहां मुस्तैद हैं। लेकिन चिकन नेक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर जगह 24 घंटे कड़ी सुरक्षा देना संभव नहीं है और इसी का फायदा उठाकर ये घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुस जा रहे हैं। और तो और ये घुसपैठिए अब चिकन नेक के पास बड़ी बड़ी बस्तियां बसा रहे हैं ताकि भविष्य में जब कभी भारत के खिलाफ इस चिकन नेक हिस्से को अलग करने की नापाक मुहिम चले तो वे उसमें अपना योगदान दे सकें। पर सवाल यह उठता है कि आखिर चिकन नेक के पास ऐसा क्या हो रहा है जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं? क्यों वहां अचानक बस्तियां बसाई जा रही हैं? और सबसे बड़ा सस्पेंस, कल दोपहर 2 बजे के आदेश के बाद बॉर्डर पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 1200 लोग गायब हो गए? अगर आप भी अपनी सेना के शौर्य और देश की सुरक्षा की इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब कहानी के उस हिस्से को समझिए जिसे जाने बिना आप सीमा पर चल रहे इस पूरे खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे। आखिर भारतीय खुफिया एजेंसियां और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे इलाके को लेकर इतने गंभीर क्यों हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन कहा जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह पूरा रास्ता सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है।
यानी मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन का यह टुकड़ा हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश को बाकी के देश से जोड़ता है। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि अगर कभी कोई विदेशी ताकत इस संकरे रास्ते को बंद कर दे या इस पर कब्जा कर ले तो हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के मुख्य हिस्से से कट सकता है। यही कारण है कि इस हिस्से को भारत की सबसे संवेदनशील नस माना जाता है। और ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पर बैठे कुछ तत्वों और घुसपैठियों ने एक बहुत ही खतरनाक साजिश पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय में खुफिया रिपोर्टों से जो जानकारी सामने आई है वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बाहर इस अमित शाह के कड़े रुख के बाद जब बंगाल और बांग्लादेश की बाकी सीमाओं पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज हुआ तो घुसपैठियों ने इस चिकन नेक वाले संवेदनशील इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। ये घुसपैठिए सिर्फ भारत में छिपकर रहने के इरादे से नहीं आ रहे हैं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से इस चिकन नेक के बिल्कुल करीब अपनी बस्तियां और ठिकाने बसा रहे हैं। इसका सीधा और भयावह मकसद यह है कि भविष्य में जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय साजिश रची जाए या इस चिकन नेक को भारत से अलग करने की कोई नापाक मुहिम चले तो ये अंदरूनी बस्तियां कूटनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकें। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का नेतृत्व और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरी साजिश से भली भांति वाकिफ हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने बिना एक पल की भी देरी किए इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की कमान सीधे भारतीय सेना के जांबाज जवानों के हाथों में सौंप दी है। अब देश के वीर जवान इस पूरे इलाके के कोने कोने पर 24 घंटे पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कहीं घने जंगल हैं, कहीं नदियां हैं तो कहीं दलदली जमीन है, जिसकी वजह से हर 1 मीटर पर 24 घंटे इंसानी पहरा देना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। और इसी प्राकृतिक बनावट का गलत फायदा उठाकर ये घुसपैठिए चोरी छिपे भारतीय सीमा के भीतर कदम रखने की हिमाकत कर रहे थे। पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह पूरी रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय की टेबल पर पहुंची। जब अमित शाह को यह पता चला कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के आदेश की आड़ लेकर बांग्लादेश के हुक्मरान हमारे तारों को उखाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ चिकन नेक के पास देश को अंदर से कमजोर करने की साजिश चल रही है, तो दिल्ली से एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया जिसने पूरी सरहद पर तहलका मचा दिया। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा काम करिए। अगर आप भारतीय सेना के इस कड़े रुख का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को तुरंत एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप यह वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं लिखकर जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े मोड़ पर। दोस्तों, अब कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं जिसने सीमा पार के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी। जब दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह को यह पक्की रिपोर्ट मिली कि संयुक्त राष्ट्र के आदेश की आड़ लेकर बांग्लादेशी तत्व हमारी फेंसिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं और चिकन नेक के पास घुसपैठ का नया रास्ता बना रहे हैं, तो उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद कल दोपहर ठीक 2 बजे दिल्ली से एक ऐसा कड़क और ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया जिसने पूरी सरहद का मिजाज ही बदल दिया। इस आदेश में हमारे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को खुली छूट देते हुए साफ साफ कहा गया था कि अब सरहद पर किसी भी तरह की नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। जो भी तत्व भारत की सीमा को नुकसान पहुंचाने या तारों को तोड़ने की हिमाकत करे, उनसे अब उन्हीं की भाषा में निपटा जाए। यह कोई मामूली निर्देश नहीं था। इसका मतलब साफ था कि अगर कोई ईंट उठाएगा तो उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और दोस्तों, दिल्ली से यह आदेश छूटने के कुछ ही घंटों बाद आज सुबह सुबह बॉर्डर के जमीनी हालात से जो खबर आई उसने सबको सन्न कर दिया। सरहद से सटे 5 अलग अलग गांवों से अचानक 1200 से अधिक बांग्लादेशी उपद्रवी और संदिग्ध तत्व गायब बताए जा रहे हैं। जैसे ही भारतीय जवानों ने सीमा पर पूरी आक्रामकता के साथ मोर्चा संभाला और अवैध ठिकानों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही सीमा पार के इलाकों में भयंकर हड़कंप मच गया। जो लोग कल तक फेंसिंग के पास आकर हुड़दंग मचा रहे थे, उनका अब कोई अता पता नहीं है। सरहद के जिन रास्तों पर कल तक भारी चहल पहल थी, वहां आज सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। सीमा पर भारत का यह रौद्र रूप देखकर बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह घबरा गई है। वहां के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बिना समय गंवाए इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर भारत पर बहुत बड़ा और बेबुनियाद आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने रोते हुए कहा, लेकिन तुकरान और बॉर्डर से इन 1200 से ज्यादा लोगों के अचानक गायब होने और सीमावर्ती गांवों में फैले इस खौफ के पीछे पूरी तरह से भारत की बीएसएफ का हाथ है।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बांग्लादेश के विदेश मंत्री इस मामले को इतनी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों ले जाना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी क्या बड़ी कूटनीतिक चाल है और संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा नया पद है जिसके घमंड में आकर बांग्लादेश ने भारत जैसी महाशक्ति से सीधे टकराने की भूल कर दी। दोस्तों, अब कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं जिसने बांग्लादेश के भीतर इस पूरे विवाद को जन्म दिया। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कल दोपहर जो दिल्ली से आदेश जारी हुआ और उसके बाद जो कुछ भी बॉर्डर पर हुआ वह अचानक हुआ, कोई गुस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बात है इसी साल 3 जून की। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 81वें अध्यक्ष पद के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में एक तरफ खड़े थे बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और दूसरी तरफ थे साइप्रस देश के अनुभवी राजनयिक। पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश को पूरी उम्मीद थी कि भारत इस चुनाव में उसका खुलकर साथ देगा। लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए बांग्लादेश का साथ नहीं दिया। भारत ने अपना कीमती वोट साइप्रस के उम्मीदवार की झोली में डाल दिया। हालांकि चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के समर्थन की वजह से बांग्लादेश ये चुनाव जीत गया और खलीलुर रहमान यूएन महासभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन अपनी जीत के बाद भी बांग्लादेश इस बात को पचा नहीं पाया कि भारत ने इंटरनेशनल मंच पर उसका साथ क्यों नहीं दिया। इस एक वोट ने बांग्लादेश की नई हुकूमत के दिल में भारत के प्रति जबरदस्त कड़वाहट भर दी। यूएन की इतनी बड़ी कुर्सी हाथ में आते ही खलीलुर रहमान ने अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश ने यूएन में एक ऐसा प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें दावा किया गया कि भारत जो अपनी सीमा पर कंटीली तारों की फेंसिंग कर रहा है वह अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतों ने यूएन के भीतर इस प्रस्ताव को पास कराने में बांग्लादेश का पूरा साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को अपनी ही सीमा पर तार फेंसिंग का काम तुरंत रोकने का एक विवादित आदेश जारी कर दिया। जैसे ही यूएन का यह फैसला आया, बांग्लादेश के कुछ तत्व खुशी से झूम उठे। उन्होंने तो इसे सीधे एक बड़ा फरमान मान लिया और इसी घमंड के नशे में चूर होकर वहां की हिंसक भीड़ ने सोचा कि जब यूएन हमारे साथ है तो भारत हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और इसी गलतफहमी में उन्होंने हमारे बॉर्डर पर धावा बोल दिया और कंटीली तारों को उखाड़ फेंका। लेकिन इन नासमझों को यह नहीं पता था कि जब बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो दिल्ली में बैठी सरकार किसी विदेशी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकती। भारत ऐसे पक्षपातपूर्ण आदेशों को दरकिनार करना अच्छी तरह जानता है। दोस्तों, बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशंस के उस कागज के टुकड़े को ढाल बनाकर भारत की सीमा पर जो दुस्साहस करने की कोशिश की थी उसका अंजाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली से जारी हुए मात्र एक कड़े आदेश ने सरहद पर ऐसा खौफ पैदा किया कि 5 गांवों के उपद्रवी रात के अंधेरे में ही गायब हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जब बात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और देश की सीमाओं की आएगी तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ऐसे पक्षपातपूर्ण फैसलों के आगे घुटने नहीं टेकेगा। सेना ने चिकन नेक के पास अवैध रूप से बसाई जा रही बस्तियों को पूरी तरह से रडार पर ले लिया है। खुफिया एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि देश के इस मुर्गे की गर्दन को दबाने की साजिश रचने वाले हर एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। सीमा पर फेंसिंग का काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा, बल्कि उसे और आधुनिक तकनीकों के साथ दोगुनी रफ्तार से पूरा किया जाएगा। बांग्लादेश के हुक्मरान यह अच्छी तरह समझ लें कि यह आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाना भी। दोस्तों, जिस क्षण सबको लगा कि सीमा पर पैदा हुआ तनाव अब धीरे धीरे शांत होने वाला है, ठीक उसी क्षण राजधानी के सबसे सुरक्षित नियंत्रण कक्ष में एक ऐसी रिपोर्ट पहुंची जिसने पूरे सत्ता तंत्र को हिलाकर रख दिया। रात के लगभग 11:30 बजे थे। देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक उस आपातकालीन बैठक में पहुंच रहे थे जिसकी जानकारी केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी गई थी। कमरे के भीतर मौजूद बड़े डिजिटल स्क्रीन पर लगातार बदलते नक्शे दिखाई दे रहे थे। हर कुछ मिनट में नई सूचनाएं आ रही थीं और हर नई सूचना पिछली सूचना से अधिक गंभीर साबित हो रही थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीमा से जुड़ा विवाद केवल एक बहाना था, असली खेल कहीं अधिक बड़ा और जटिल था। खुफिया सूत्रों के अनुसार कुछ अज्ञात नेटवर्क पिछले कई महीनों से क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता, सूचना युद्ध और साइबर हमलों की एक श्रृंखला की तैयारी कर रहे थे। उनका उद्देश्य किसी एक इलाके पर कब्जा करना नहीं था। उनका लक्ष्य था पूरे क्षेत्र में भ्रम, अविश्वास और अराजकता पैदा करना। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने जब शुरुआती दस्तावेज देखे तो कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दस्तावेजों में कई गुप्त लेन देन, फर्जी पहचान पत्रों के नेटवर्क और डिजिटल माध्यमों से चलाए जा रहे प्रभाव अभियानों का उल्लेख था।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कौन है, इसका स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं था। उधर सीमा के नजदीक बसे कस्बों में भी अजीब घटनाएं सामने आने लगी थीं। कई स्थानों पर संचार नेटवर्क अचानक बाधित हो रहे थे। कुछ इलाकों में अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि प्रशासन को बार बार स्पष्टीकरण जारी करना पड़ रहा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि सच क्या है और झूठ क्या। राजधानी में बैठी रणनीतिक टीम ने तुरंत एक विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य किसी सैन्य कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण था। उन्हें उस अदृश्य नेटवर्क का पता लगाना था जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। अगली सुबह ठीक 6 बजे एक सुरक्षित सर्वर से प्राप्त हुए डेटा ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। उस डेटा में ऐसे संकेत मौजूद थे जो बता रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। ऐसी घटना जो केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं रहने के बाद तक करती है, एक सर्वर की पूरे क्षेत्र की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति को प्रभावित कर सकती थी। असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े बड़े आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को इस मोड़ पर क्यों घेरना चाहती हैं? और इस अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के गलियारों में इस समय कौन सा बड़ा और अचूक जवाबी प्लान तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत इस वैश्विक संस्था की बात मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है, तब वैश्विक राजनीति में क्या होगा? आज की इस बेहद खोजी, विस्तृत और रणनीतिक न्यूज रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे कि अब भारत के पास क्या-क्या दमदार विकल्प मौजूद हैं। अगर आप भी ये दिल से मानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के आगे किसी भी बाहरी संस्था या विदेशी ताकत का दबाव कोई मायने नहीं रखता, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी को। दोस्तों, अब हमें इस बात की गहराई में जाना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम इतनी तेजी से सामने आने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति की बारीकियों पर पैनी नजर रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही अचानक नहीं होती। हर कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पहले से लिखकर तैयार रखी होती है। आइए इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ बड़ी पश्चिमी ताकतों के कान खड़े हो गए। यह बात सिर्फ एक देश की सरहद पर कंटीली तार लगाने की नहीं है, बल्कि असली बात है इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपना पुराना दबदबा और प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी विश्लेषक और रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत ने अपने इस संवेदनशील हिस्से को पूरी तरह से सील और सुरक्षित कर लिया तो इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही वह मुख्य कारण है जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय गलियारों में अचानक से इस मुद्दे को हवा दी जाने लगी। बिना किसी ठोस कूटनीतिक बातचीत के, बिना दोनों देशों को विश्वास में लिए, सीधे सबसे बड़े वैश्विक मंच का इस्तेमाल करके भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह पुरानी रणनीति इस बार काम क्यों नहीं आई? क्योंकि वे शायद ये भूल गए कि ये 1970 या 1999 का पुराना भारत नहीं है जिसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच या बंद कमरों से डराया या दबाया जा सके। आज की तारीख में भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से जुड़े फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेता है। और जब बात हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की हो तो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व किसी भी बाहरी दबाव या निर्देश को स्वीकार करने से साफ मना कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित और गोपनीय कमरों में एक बहुत बड़ी और उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, जहां इस वैश्विक कूटनीतिक घेराबंदी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बेहद कड़ा और अचूक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में भारत की सुरक्षा को रोकने की यह अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी समय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं को हैरान करके रख दिया। जैसे ही इस एकतरफा निर्देश की भनक दिल्ली के गलियारों को लगी, बिना एक पल की भी देरी किए देश के शीर्ष नेतृत्व की एक बेहद हाई लेवल और गोपनीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक की गंभीरता और इसके महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जैसे देश के सबसे बड़े रणनीतिकार एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद थे। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विदेशी ताकतों के इस कूटनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति पर अंतिम मुहर लगा दी गई। भारत का रुख इस बैठक में पूरी तरह से साफ, स्पष्ट और बेहद कड़ा था।
हमारी कूटनीतिक टीम ने सीधे और कड़े शब्दों में यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भेज दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी संस्था या तीसरे देश के दखल को पूरी तरह से खारिज करता है। सरहद पर तार फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने और सीमा पार से होने वाली हर तरह की अवैध गतिविधियों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस आपातकालीन बैठक में ग्राउंड जीरो की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की और सीमा पर तैनात जांबाज कमांडरों को बेहद स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। वह संदेश बहुत साफ था कि सरहद पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बुनियादी संरचना के निर्माण कार्य की रफ्तार एक सेकंड के लिए भी धीमी नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी जहां विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह अपने हाथों में ले ली है, वहीं जमीनी स्तर पर किसी भी अप्रिय स्थिति या उकसावे से निपटने के लिए सीमा पर एक अभूतपूर्व और अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी और कानूनी सवाल पर, जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। अगर भारत इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के किसी भी एक तरफा निर्देश या आदेश को मानने से साफ तौर पर इनकार कर देता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार यह वैश्विक संस्था भारत के खिलाफ आखिर क्या कदम उठा सकती है? क्या वाकई यह संगठन मिलकर हमारे देश पर कोई बड़ी पाबंदी लगा सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक कागजी डर है जो हमें डराने के लिए दिखाया जा रहा है? आइए इसके पीछे के पूरे कूटनीतिक कानून को बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के मुताबिक अगर कोई देश इस संस्था के निर्देशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ मुख्य रूप से 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला कदम होता है कूटनीतिक निंदा और निंदा प्रस्ताव लाना। सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जहां कुछ विरोधी देश मिलकर भारत के इस कदम की आलोचना करेंगे और दुनिया के सामने उसे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे खोखले प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत और आत्मनिर्भर देश पर कोई जमीनी या वास्तविक असर नहीं पड़ता। दूसरा कदम होता है आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सैद्धांतिक रूप से नियमों के उल्लंघन पर किसी भी देश पर व्यापारिक या आर्थिक पाबंदियां लगाने की सिफारिश की जा सकती है। लेकिन आज का नया भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार, बड़े बड़े उद्योग और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इस कदर भारत पर निर्भर हो चुकी है कि कोई भी बड़ा या विकसित देश खुद का भारी आर्थिक नुकसान कराकर भारत पर किसी भी तरह की आर्थिक पाबंदी लगाने का जोखिम सपने में भी नहीं उठाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कदम होता है सुरक्षा परिषद का दखल होना। किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को जमीन पर उतारने के लिए या सेना भेजने के लिए मामला अंत में सुरक्षा परिषद के पास जाता है और यहीं पर विदेशी ताकतों का यह पूरा चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े एक्शन या कार्रवाई के लिए 5 स्थायी सदस्यों की आपसी सहमति बेहद जरूरी होती है। भारत के पास कूटनीतिक मोर्चे पर रूस और फ्रांस जैसे बेहद पुराने और मजबूत मित्र देशों का साथ हमेशा रहा है। अगर कोई भी भारत विरोधी देश हमारे खिलाफ सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास कराने की नापाक कोशिश करता भी है, तो भारत के मित्र देश तुरंत अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को वहीं के वहीं खारिज कर देंगे, उसे पूरी तरह मटियामेट कर देंगे। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ में भी भारत का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। यह वैश्विक संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपना हुक्म चला सकती है जो आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य रूप से बेहद कमजोर और दूसरों पर निर्भर होते हैं। आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अब हमारे और आपके मन में यह विचार आना बेहद स्वाभाविक है कि इतिहास में जब भी किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी इस वैश्विक संस्था के ऐसे एक तरफा और पक्षपातपूर्ण आदेशों को मानने से इनकार किया, तो उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ? क्या वाकई इस संस्था के पास इतनी वास्तविक ताकत है कि वह किसी संप्रभु देश को अपने फैसलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सके? अगर हम वैश्विक इतिहास के पन्नों को पलटकर गहराई से देखें तो हमें ऐसे कई बड़े और ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं जहां दुनिया के शक्तिशाली और स्वाभिमानी देशों ने इस संस्था के निर्देशों को रद्दी के टुकड़े की तरह डस्टबिन में डाल दिया और यह संस्था चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसका पहला और सबसे बड़ा उदाहरण खुद अमेरिका है। खुद को वैश्विक शांति का मसीहा और ठेकेदार कहने वाले अमेरिका ने कई बार इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के फैसलों को ठेंगा दिखाया है। जब इस संस्था ने साल 2003 में इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने से साफ मना कर दिया था, तब अमेरिका ने इसके किसी भी निर्देश की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए अपने दम पर आगे बढ़कर इराक पर हमला कर दिया था।
उस समय यह वैश्विक संस्था मूकदर्शक बनकर तमाशा देखती रह गई थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी कि वाशिंगटन पर कोई भी पाबंदी लगाना या उसे रोकना उसके बस की बात नहीं है। इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल है। मध्य पूर्व के इस छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली देश के खिलाफ इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अब तक दर्जनों निंदा प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं, लेकिन अपनी सरहद की सुरक्षा और अपने नागरिकों की संप्रभुता के मामले में जब भी इस संस्था ने इजराइल को रोकने या डराने की कोशिश की, उसने हर बार इन कागजी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने दुनिया को साफ कर दिया कि उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी भी अंतरराष्ट्रीय कागजी दस्तावेज या भाषण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि आज तक यह संस्था इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसका तीसरा बड़ा उदाहरण चीन और रूस है। दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर जब अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, तो बीजिंग ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था और उसे महज एक रद्दी कागज बताया था। ठीक इसी तरह जब भी रूस के खिलाफ इस मंच पर कोई भी देश प्रस्ताव लाने की कोशिश करता है, तो रूस अपनी विशेष वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उसे वहीं मटियामेट कर देता है। इन सभी ऐतिहासिक और अकाट्य उदाहरणों से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह अंतरराष्ट्रीय संस्था केवल और केवल उन्हीं देशों पर अपना दबाव बना पाती है जो आर्थिक या सैन्य रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब बात भारत जैसे परमाणु संपन्न दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बेहद पराक्रमी व आधुनिक सैन्य शक्ति की आती है, तो यहां आकर इस संस्था के सारे कूटनीतिक नियम धरे के धरे रह जाते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास भी यही रहा है कि हमने हमेशा वैश्विक शांति, भाईचारे और नियमों का दिल से सम्मान किया है। लेकिन जब बात हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की आएगी, जब हमारी तार फेंसिंग को रोकने की अंतरराष्ट्रीय साजिशें रची जाएंगी, तो नई दिल्ली बिना किसी हिचकिचाहट के इन पक्षपातपूर्ण और भेदभाव से भरे निर्देशों को दरकिनार कर देगी। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि अपनी सीमा को पूरी तरह सील करना हमारा संप्रभु अधिकार है, और इस बेहद जरूरी काम को पूरा करने के लिए हमें किसी भी विदेशी संस्था या देश से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इन सारे ऐतिहासिक सबूतों और ग्राउंड जीरो की जमीनी हकीकत को देखने के बाद अब पूरी दुनिया के सामने यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि आज का नया भारत किसी भी बाहरी दबाव, धमकी या कूटनीतिक चाल में आकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करने वाला है। जो ताकतें कल तक यह मुगालता पाले बैठी थी कि वे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेकर भारत की पूर्वी सीमा पर चल रहे इस बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक काम को रुकवा देंगी, उनके सारे नापाक मंसूबों पर अब पूरी तरह पानी फिर चुका है। क्या सरहद पर पहरा देने वाले हमारे जांबाज जवानों के हौसलों को अंतरराष्ट्रीय दबाव की आड़ में कमजोर करने की कोई बहुत बड़ी वैश्विक साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों भारत और बांग्लादेश की सीमा पर दिन रात मुस्तैद रहने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सामने कूटनीतिक दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? बीएसएफ और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीनी स्तर पर देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की बात आती है, तो भारत का यह वीर सुरक्षा बल किस तरह विदेशी ताकतों के हर चक्रव्यूह को मटियामेट करने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, इस समय पूर्वी सरहद से जो खबरें और इनसाइड रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वे किसी भी आम हिंदुस्तानी के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। एक तरफ जहां हमारी खुफिया एजेंसियां और दिल्ली के नीति निर्माता वैश्विक दबाव का सामना कूटनीतिक मोर्चे पर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर देश की संप्रभुता को बचाने की असली और सबसे कठिन जंग हमारे बीएसएफ के जवान लड़ रहे हैं। इस बात को हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा कि भारत बांग्लादेश की यह सरहद कोई आम सीमा नहीं है। यह हजारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी जटिल सीमा है जहां कहीं घने जंगल हैं, कहीं खतरनाक दलदल हैं, तो कहीं ऐसी नदियां बहती हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं। ऐसी बेहद चुनौतीपूर्ण और दुर्गम परिस्थितियों में कंटीले तारों की फेंसिंग का काम पूरा करना भारत के लिए कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच तैयार करने जैसा है। लेकिन इसी सुरक्षा कवच से उन विदेशी ताकतों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जो भारत को हमेशा आंतरिक और बाहरी समस्याओं में उलझा कर रखना चाहती हैं। इस पूरे खेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सीमा पर कंटीले तारों को लगाने का विरोध असल में मानवाधिकारों की आड़ में किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। जब बीएसएफ के जवान सीमा पर अपनी गश्त तेज करते हैं और फेंसिंग के काम को आगे बढ़ाते हैं, तब सीमा पार बैठे असामाजिक तत्वों और उनके आकाओं के बीच हड़कंप मच जाता है। यह फेंसिंग सिर्फ लोहे के तारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह वह फंदा है जो अवैध घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार और नशीले पदार्थों के काले धंधे को हमेशा के लिए दफन कर देगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है,